So our next chapter is foreign exchange rate. Okay. Basically we have discussed about foreign exchange, the term foreign exchange. Okay. So किस चीज़ के लिए हम foreign exchange को यूज़ करते हैं? हमने कहा foreign exchange is basically the currency. फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, फॉरेन करेंसी रिजर्व, इंटरचेंजेबली हम इन टर्म्स को यूज करते हैं, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो यहाँ पे जो एक्सचेंज रेट है, ठीक है, हम एक्सचेंज रेट को कंबाइन करेंगे, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज को नहीं, एक्सचेंज रेट को कंबाइन करते हैं। बात आती है कि जब दो करेंसीज आपस में एक्सचेंज की जाती हैं तो किसी पर्टिकुलर रेट पे की जा, कोई पर्टिकुलर प्राइस पे करना पड़ता होगा किसी करेंसी को खरीदने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जब कोई फॉरेन करेंसी या कोई भी करेंसी किसी दूसरी करेंसी के मुकाबले खरीदी या बेची जाती है और एक्सचेंज की जाती है, ठीक है, तो किसी पर्टिकुलर रेट पे की जाती होगी, उसी रेट को हम एक्सचेंज रेट कहते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज फॉर एक्सचेंज रेट और फॉरेन एक्सचेंज रेट? द रेट एट विच, वो रेट जिसके ऊपर, द रेट एट विच वन करेंसी इज एक्सचेंज विद अनदर, वो रेट जिससे या जिसके ऊपर एक करेंसी दूसरी करेंसी से बदली गई, ठीक है। तो कोई भी दो करेंसी कोई भी हो सकती है वो, ठीक है। नाउ द कॉन्सेप्ट इज कि व्हाई देयर इज अ नीड फॉर एक्सचेंज रेट, फॉरेन एक्सचेंज रेट, इस रेट की या फॉरेन एक्सचेंज रेट की हमें जरूरत, और व्हाई देयर इज अ नीड टू एक्सचेंज करेंसीज। ओके, हाँ, एक्सचेंज की ज़रूरत क्यों पड़ी? जैसे उसने कहा कि भाई अब्रॉड जाने, जब हम विदेश में जाते हैं तो वहाँ पे हमें उस कंट्री की करेंसी यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। या और कोई दूसरा रीज़न, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, ठीक है, हम ट्रेड भी करते हैं, जैसे हमने कहा भाई दूसरी कंट्री में घूमने गए या किसी दूसरे पर्पज़ के लिए गए, ठीक है, तो वहाँ पे उसकी कंट्री की करेंसी चाहिए। दूसरा उसने कहा कि इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, हम दूसरी कंट्रीज के साथ ट्रेड भी करते हैं, फॉरेन ट्रेड, ठीक है। तो इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स के लिए भी हमें फॉरेन करेंसी की जरूरत, बेसिकली तो एक्सपोर्ट के लिए तो नहीं, इम्पोर्ट के लिए पड़ती है, क्योंकि जब हम बाहर की कंट्री से खरीदते हैं तो बदले में पे करेंगे, ठीक है, तो पेमेंट फॉरेन करेंसी में करेंगे। और फॉरेन इन, हाँ, रिलेटिव्स, जिसको हम रेमिटेंस की फॉर्म में पढ़ते हैं, ठीक है, कि जब हम किसी दूसरी कंट्री में रह रहे हैं या कोई फॉरेनर यहाँ पे आके हमारी कंट्री में रह रहा है और ही और शी, इफ ही और शी हैज टू सेंड द मनी टू देयर रिलेटिव्स, ठीक है, जिसको हम रेमिटेंस कहेंगे, ठीक है, वो मनी उसे भेजना है अपने रिलेटिव्स को, तो उसे क्या, उसे भी वो उस करेंसी में भेजेगा जिस कंट्री में उसके रिलेटिव्स या मीन फैमिली रह रही है, ठीक है। सपोज लाइक मेरा फ्रेंड जो है दुबई में रहता है तो वो इंडिया में पैसे भेजता है तो मेरे अकाउंट में वो इंडियन करेंसी आती है, ठीक है। सो वहाँ पे उसको इंडियन करेंसी में उस करेंसी को एक्सचेंज करने की ज़रूरत पड़ती होगी, ठीक है। तो उसको इंडियन करेंसी की ज़रूरत पड़ी या उस कंट्री को इंडियन करेंसी की ज़रूरत पड़ी। मैं यहाँ पे यूएस में भेजता हूँ, ठीक है, या यहाँ से यूएस में भेजता हूँ, तो मुझे इंडियन मिलता तो इंडियन करेंसी में है, लेकिन मैं उसको एक्सचेंज कर लूँगा डॉलर्स में और देन उसको मैं भेजूँगा, ठीक है। तो इस तरीके से फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इंटर कंट्रीज या फिर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, ठीक है, डिफरेंट मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, तो वो भी इन्वेस्टमेंट एफडीआई एंड एफआईआई हमने पढ़ी है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, इनके लिए भी हमें फॉरेन करेंसी की जरूरत पड़ती है। ओके, सो दीज आर द नीड्स फॉर फॉरेन करेंसी, क्लियर। ये वो ज़रूरतें हैं जिनके लिए फॉरेन करेंसी की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, अब हम अपनी करेंसी को फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट कराएंगे, ठीक है। सो जिस रेट पे कन्वर्ट कराएंगे उस रेट को हम क्या कहते हैं? एक्सचेंज रेट। ओके, सो व्हाट इज एक्सचेंज रेट? द रेट एट विच वन करेंसी इज कन्वर्टेड इनटू अनदर, वो रेट जिस पे एक करेंसी किसी दूसरी कंट्री की करेंसी में कन्वर्ट कराई गई उसे हम एक्सचेंज रेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम दो करेंसी ले रहे हैं, वन इज रुपी एंड अदर वन इज यूएस डॉलर, ठीक है। सो मैं रुपी को डॉलर्स में कन्वर्ट करा रहा हूँ या डॉलर्स को रुपी में कन्वर्ट करा रहा हूँ, ठीक है। तो एक करेंसी जिस रेट पे दूसरी करेंसी में कन्वर्ट हुई, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ टुडे दिस इज द एक्सचेंज रेट, $1 इज इक्वल टू 74.22 रुपीज, ठीक है, आज के टाइम पे, ठीक है, आज के दिन $1 जो है 74
22 रुपीज़ के बराबर है। दैट मीन्स अगर मुझे $1 खरीदना है या $1 की कोई चीज़ खरीदनी है, ठीक है, जिसकी वैल्यू $1 है, तो उसके लिए मुझे कितना पे करना पड़ेगा, कितना रुपए देना पड़ेंगे, तो मुझे इतने रुपए देने पड़ेंगे, ठीक है। तो मैंने रुपये को किस में कन्वर्ट करा लिया, ऐसा करके ये पेमेंट करके मैंने रुपये को किस में कन्वर्ट करा लिया, डॉलर्स में कन्वर्ट करा लिया। और अगर मैं डॉलर दूंगा तो बदले में क्या मिलेगा, ये मिलेगा, ठीक है। सो दैट मीन्स करेंसीज आपस में एक दूसरे के बीच एक दूसरे की फॉर्म में कन्वर्ट हो रही हैं, ठीक है। किस रेट पे हुई है, वो रेट हमारी एक्सचेंज रेट। ओके, तो मैं क्या कहूँगा, रेट क्या है अब यहाँ पे, तो दैट इज $1। $1 में कन्वर्ट कराने की रेट क्या है, ये रेट हो गई। $1 में कन्वर्ट कराने की रेट क्या हो गई, 74.22 रुपीज़, 74.22 रुपीज़ मेरी एक्सचेंज रेट हो गई रुपी को एक्सचेंज करने की, ठीक है। तो रुपी को डॉलर में कन्वर्ट करने की या एक्सचेंज करने की रेट क्या होगी, एक्सचेंज रेट क्या होगी, दैट इज 74.22 रुपीज़। ओके, सो दैट विल बी द एक्सचेंज रेट, रुपी की एक्सचेंज रेट डॉलर की फॉर्म में। ओके, नीड हम पढ़ ही चुके हैं कि क्यों, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के लिए, रेमिटेंसेस के लिए, ठीक है। रेमिटेंस वर्ड हम यूज करेंगे, वो रेमिटेंस है, ठीक है। कि रेमिटेंस क्या है, कि जब एक पर्सन अपने रिलेटिव्स को फॉरेन में या फॉरेन में रह रहा है और अपने रिलेटिव्स को नेटिव कंट्री में पैसा भेजेगा, उसको हम रेमिटेंसेस कहेंगे, ठीक है। एंड और किस लिए चाहिए, इम्पोर्ट्स को बदले पे करने के लिए, फॉरेन विजिट्स के लिए हमें चाहिए, ठीक है। तो इन पर्पजेस के लिए हमें एक्सचेंज कराने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट हम डिफरेंट एक्सचेंज या डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्सचेंज रेट हम पढ़ते हैं कि हमारे पास बहुत सारी तरह के एक्सचेंज रेट्स हैं, ठीक है। शुरू से हम अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट जो है, दो पार्ट्स में हम उनको डिस्कस करते हैं। वन इज फिक्स्ड एक्सचेंज रेट एंड द अदर वन इज फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, ठीक है। एक्सचेंज रेट इज द रेट एट विच वन करेंसी इज कन्वर्टेड इनटू अदर। डॉलर को हमने रुपये में कन्वर्ट किया, ठीक है, तो बदले में कितने, $1 दिया तो कितने रुपए मिले, 74.22, ठीक है। आज मैं $1 दूंगा तो बदले में मुझे मिलेंगे 74.22 रुपीज़, ठीक है। सो डॉलर या रुपये की एक्सचेंज रेट क्या हो गई, $1 के बदले कितना मिला, 74.22 रुपीज़, तो वही एक्सचेंज रेट हो गई। सो एक्सचेंज रेट इज द रेट एट विच, वो रेट जिसपे एक करेंसी दूसरी में कन्वर्ट की जाती है, वो हमारी एक्सचेंज रेट है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट, ठीक है। वन इज फिक्स्ड एक्सचेंज रेट एंड द अदर वन इज फ्लेक्सिबल। हालांकि नाम से हमें पता चल रहा है कि फिक्स क्या कहता है और फ्लेक्सिबल क्या कहता है। ओके, तो फिक्स एक्सचेंज रेट वो एक्सचेंज रेट जो फिक्स रहती है, ठीक है, थ्रू आउट द ईयर, सो irrespective of the time period and demand and supply, market forces you can say, ठीक है। वो रेट जो मार्केट फोर्सेस के चेंज होने से चेंज नहीं होती है, और यू कैन से द रेट विच रिमेन फिक्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द मार्केट फोर्सेस। डिमांड और सप्लाई जो मर्जी हो, उनमें जो मर्जी चेंज हो, ये रेट चेंज नहीं होगी। एक बार जो फिक्स कर दी वही चलती जाएगी, ठीक है। सो टाइम विद द पासेज ऑफ टाइम और इररिस्पेक्टिव ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई और मार्केट फोर्सेस, ये रेट चेंज नहीं होती। शुरू में जो फिक्स कर दी उसी रेट के ऊपर अब करेंसी एक्सचेंज होती है, ठीक है। ये वो फिक्स एक्सचेंज रेट है जिसमें ना तो मार्केट फोर्स, डिमांड, हम कहते हैं डिमांड ज्यादा हो जाती है तो प्राइसेस रेट बढ़ जाते हैं, ठीक है, सप्लाई बढ़ जाती है तो रेट गिर जाती है ना। तो ये कहता है मार्केट फोर्सेस चाहे कुछ हो, उनमें कोई भी चेंजेस हो, ठीक है, ये रेट फिक्स रहती है। टाइम पीरियड के साथ रेट प्राइसेस चेंज हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे भी टाइम पीरियड के साथ कोई चेंज नहीं होते, ठीक है, वो फिक्स है। फ्लेक्सिबल जिसमें चेंजेस होते होंगे, ठीक है, वो फ्लेक्सिबल है। तो पहले हम डिस्कस करते हैं फिक्स एक्सचेंज रेट को, ठीक है। फिक्स एक्सचेंज रेट के दो फेजेस रहे हैं, ठीक है। देयर आर टू फेजेस ऑफ फिक्स एक्सचेंज रेट को हमने दो फेजेस में देखा। यू कैन से वी हैव एक्सपीरियंस द फिक्स एक्सचेंज रेट इनटू टू फेजेस। अलग अलग टाइम पीरियड पे अलग अलग फेजेस आए फिक्स एक्सचेंज रेट के, ठीक है, क्लियर। तो टू फेजेस ऑफ फिक्स एक्सचेंज रेट, वन इज कॉल्ड द ब्रेटन वुड्स एक्सचेंज या रेट ऑफ एक्सचेंज या सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, ब्रेटन वुड एक्सचेंज रेट या ब्रेटन वुड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। नेक्स्ट वन इज एडजस्टेबल और पेग्ड सिस्टम, ठीक है।
ओके, सो टू फेजेस आर देयर, वन इज ब्रेटन वुड्स जिसको हम एडजस्टेबल भी कहते हैं, पैक्ड सिस्टम, ठीक है, एंड द अदर वन इज गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। यहाँ पे स्टैंडर्ड वर्ड यूज किया गया है, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट इज गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट, अदर वन इज ब्रेटन वुड्स, ठीक है, जिसको एडजस्टेबल भी कहते हैं सिस्टम। तो टू सिस्टम्स आर देयर। अब स्टैंडर्ड वर्ड यहाँ पे जो यूज किया गया है, ये यूज किया गया है कि हर एक करेंसी की वैल्यू गोल्ड में फिक्स कर। स्टैंडर्ड वर्ड इसलिए यूज किया गया है बिकॉज ईच एंड एवरी करेंसी या वैल्यू ऑफ ईच एंड एवरी करेंसी इज फिक्स्ड इन द टर्म्स ऑफ गोल्ड। हर करेंसी की वैल्यू गोल्ड की फॉर्म में या गोल्ड क्वांटिटी की फॉर्म में फिक्स कर दी जाती थी। अब उनको एक्सचेंज करने के लिए उसी स्टैंडर्ड को यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल, हम एग्जांपल से सिंपली देखें, मैं कहूँ हर करेंसी की वैल्यू गोल्ड में फिक्स की जाती थी, ठीक है। सो $1 इज इक्वल टू 2 ग्राम्स ऑफ गोल्ड। $1 की वैल्यू जो है वो कितनी गोल्ड है? 2 ग्राम्स ऑफ गोल्ड, ठीक है। 1 रुपी इज इक्वल टू 0.5 ग्राम्स ऑफ गोल्ड, ठीक है। सो हमने डॉलर की वैल्यू भी फिक्स कर दी है गोल्ड में और रुपए की वैल्यू भी फिक्स कर दी है गोल्ड में, ठीक है। नाउ अब अगर हम एक्सचेंज करना चाहें दोनों कंट्रीज की करेंसीज को आपस में, तो इजीली हो सकती है। कैसे? वो कहते हैं एक्सचेंज होने के लिए ये वाला पार्ट, देयर गोल्ड वैल्यू शुड बी इक्वल। एक्सचेंज होने के लिए दोनों करेंसीज की गोल्ड वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, ठीक है, तभी एक्सचेंज हो पाएगा। अब गोल्ड वैल्यू इक्वल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ये नंबर बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि एक दैट इज द मिनिमम यूनिट। रुपी की वो मिनिमम यूनिट है मेरे पास 1, ठीक है। तो मुझे ये नंबर चेंज करना है, तो ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। 1 रुपी इज इक्वल टू 0.5 ग्राम्स ऑफ गोल्ड, ठीक है। 2 रुपए 1 ग्राम ऑफ गोल्ड, 3 रुपीज 1.5 एंड 4 रुपीज 2 एंड 5 2.5, ठीक है। हमें क्या चाहिए? 2 ग्राम्स के इक्वल करना है, ठीक है। तो कब हो जाएगा ये? 4 रुपीज, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैं 4 रुपए करूंगा, ठीक है, 4 रुपीज, 1 रुपीज इक्वल टू 0.5 ग्राम्स ऑफ गोल्ड। सो यूनिटरी मेथड के अकॉर्डिंग 4 रुपीज किसके इक्वल हो जाएंगे? 2 ग्राम्स ऑफ गोल्ड। हम गोल्ड में इसकी वैल्यू अभी इक्वल कर रहे हैं, ठीक है। सो दैट विल बी 2 ग्राम्स ऑफ गोल्ड, ठीक है। 2 ग्राम्स ऑफ गोल्ड के इक्वल हो गई 2 ग्राम्स ऑफ गोल्ड। अब हो गया डॉलर के इक्वल। डॉलर की भी वैल्यू क्या है? 2 ग्राम्स ऑफ गोल्ड एंड 4 रुपीज की वैल्यू भी क्या है? 2 ग्राम्स ऑफ गोल्ड, ओके। तो बेसिकली मुझे $1 चाहिए तो कितने रुपए देने पड़ेंगे? 4 रुपए, क्योंकि दोनों की अब वैल्यू इक्वल हो गई है, ठीक है। तो इस तरीके से एक्सचेंज होता था। हमें उनकी ये वैल्यू जो गोल्ड वैल्यू है उसे इक्वल करना होता था, ठीक है। सो हर एक करेंसी की जो मिनिमम यूनिट होती थी या लोएस्ट डिनोमिनेशन होती थी, उसकी वैल्यू हम गोल्ड की फॉर्म में मेजर कर लेते थे या फिक्स कर देते थे, ठीक है। जैसे यहाँ पे मिनिमम यूनिट $1 है और यहाँ पे 1 रुपी है, तो इनकी वैल्यू हमने गोल्ड में फिक्स कर दी। हर एक करेंसी को गोल्ड की वैल्यू में ही फिक्स किया जाता था, ठीक है। अब एक्सचेंज करने के लिए उनकी गोल्ड वैल्यू को इक्वल किया जाएगा, ठीक है। $1 की भी गोल्ड वैल्यू और 1 रुपी की भी गोल्ड वैल्यू, दोनों में डिफरेंस तो है। एक्सचेंज करने के लिए दोनों इक्वल होनी चाहिए, तो हमने क्या किया? इस अमाउंट को या यूनिट को बढ़ाया, तो 4 रुपए 2 ग्राम्स ऑफ गोल्ड के इक्वल हो गए, ठीक है। तो 2 ग्राम्स ऑफ गोल्ड इज इक्वल टू 2 ग्राम्स ऑफ गोल्ड, तो $1 और 4 रुपए इक्वल हो गए। एक्सचेंज हो जाएंगे। अब $1 के लिए 4 रुपए देने पड़ेंगे। $1 दोगे तो बदले में कितने मिलेंगे? 4 रुपए मिलेंगे, ठीक है। अब इसको हम मिंट पैरिटी सिस्टम भी कहते थे, ठीक है। मिंट पैरिटी, ये जो हमारा गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम है, दैट वाज आल्सो नोन एज मिंट पैरिटी और मिंट पार सिस्टम। पैरिटी या पार का मतलब होता है इक्वल, ठीक है, समान या समानता। सो इट वाज आल्सो नोन एज मिंट पैरिटी सिस्टम, ठीक है। अब जब ये सिस्टम था, ठीक है, गोल्ड का जो वैल्यू फिक्स की गई थी, क्वांटिटी में फिक्स करते थे, गोल्ड वैल्यू नहीं, बेसिकली हर एक करेंसी की वैल्यू गोल्ड क्वांटिटी में फिक्स की जाती थी। नाउ विद द पैसेज ऑफ टाइम और ओवर द इयर्स, गोल्ड बिकेम अ प्रेशियस मेटल। गोल्ड एक प्रेशियस मेटल बनता गया, उसके यूजेस वेरीड होते गए, वैरायटी ऑफ यूजेस की वजह से, ठीक है। तो उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ती गई गोल्ड की। जब भी इसकी डिमांड बढ़ेगी गोल्ड की, तो उसकी मार्केट वैल्यू भी चेंज होगी, ठीक है। सो विद द पैसेज ऑफ टाइम गोल्ड जो है प्रेशियस मेटल या प्रेशियस कमोडिटी बन गया, क्योंकि उसके यूजेस
या यूसेज जो थी वो बढ़ गई, तो उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ने लगी, एक्सचेंज आने लगे, ठीक है। सो बेसिकली वही काम होने लगा। अगर हम कहें क्या काम होने लगा कि अगर $1 2 ग्राम्स ऑफ गोल्ड है एंड 1 रुपीज इक्वल टू 0.5 ग्राम्स ऑफ गोल्ड है, ठीक है। तो लोगों ने क्या किया, हमने क्या कहा, वैल्यू, ठीक है, ये जो वैल्यू थी क्वांटिटी की वैल्यू ये चेंज हो गई। 2 ग्राम ऑफ गोल्ड जब फिक्स किया होगा उसकी वैल्यू कुछ और रही होगी। आज जो 2 ग्राम ऑफ गोल्ड है उसकी वैल्यू भी कुछ 10 सालों बाद 20 सालों बाद उसकी वैल्यू चेंज हुई होगी, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई में डिफरेंसेस, यूज बढ़ गए ना गोल्ड के, तो इनकी वैल्यू चेंज हुई, गोल्ड के यूजेस बढ़ गए, ठीक है, बढ़ गए, वैल्यू मार्केट वैल्यू चेंज हुई। तो क्या हुआ कि हमें कुछ चेंजेस चाहिए थे। हम गोल्ड में हर कंट्री की करेंसी की वैल्यू फिक्स नहीं कर सकते थे, क्योंकि उसकी मार्केट वैल्यू फ्लक्चुएट करने लगी, ठीक है, मार्केट वैल्यू फ्लक्चुएट करने लगी। सो इनमें डिफरेंसेस आ सकते थे, हर बार डिफरेंसेस आ सकते थे ना, क्वांटिटी तो सेम है लेकिन मार्केट वैल्यू तो बदल गई ना भाई। 1 रुपया 0.5 ग्राम्स ऑफ गोल्ड जब फिक्स किया गया तो 0.5 ग्राम्स ऑफ गोल्ड सपोज उसकी वैल्यू कुछ और रही होगी, लेकिन आज इसकी वैल्यू चेंज हो गई। अगर मैं रुपीज में ही कन्वर्ट कर दूं तो जब इसकी 0.5 ग्राम्स ऑफ गोल्ड की वैल्यू सपोज 1 रुपी के बराबर रही होगी, इसलिए हमने कहा 1 रुपी इज इक्वल टू 0.5 ग्राम्स ऑफ गोल्ड, राइट। उस टाइम पे मे भी उस क्वांटिटी की वैल्यू, उतनी क्वांटिटी की गोल्ड वैल्यू उतनी ही रही होगी, उतने क्वांटिटी ऑफ गोल्ड की मार्केट वैल्यू उतनी ही रही होगी। लेकिन 10 साल बाद जब वो प्रेशियस कमोडिटी बन गया, उसकी डिमांड बढ़ गई, तो इतने ग्राम्स ऑफ गोल्ड है तो अभी भी 1 रुपए के बराबर है ना, लेकिन उसकी मार्केट वैल्यू इतने ग्राम ऑफ गोल्ड को जब हम बेचने चाह रहे हैं, ठीक है, अगर मेरे पास इतना ग्राम गोल्ड है तो उसको अगर मैं बेचने चाहता हूँ तो बदले में मुझे मिलते हैं 10 रुपए। तो ये तो जस्टिफाइबल नहीं है ना। मैंने कहा 1 रुपी इज इक्वल टू 0.5 ग्राम्स ऑफ गोल्ड, और जब मैंने 0.5 ग्राम्स ऑफ गोल्ड बेचा तो उसकी मार्केट वैल्यू क्या निकली, 10 रुपए। तो यहाँ पे तो हम 1 रुपी को 0.5 ग्राम्स ऑफ गोल्ड के इक्वल माने, और एक्चुअल में 0.5 ग्राम्स ऑफ गोल्ड कितना है, 10 रुपए के बराबर है। तो यहाँ पे वैल्यू सेम नहीं हो सकती ना, समझ रहे हो। जब हमने कहा फिक्स किया, ये नहीं कहा कि 1 रुपया ही इतने गोल्ड का बनाया गया, नहीं, वो जिस कमोडिटी या जिस मेटल का बना हुआ था, ठीक है, ये जो करेंसी थी, कॉइन था, जिस मेटल का बना हुआ था वो वैसा ही रहा, ठीक है, उसकी सिर्फ वैल्यू इसके इक्विवेलेंट मान ली गई कि इसकी वैल्यू कितनी है, 0.5 ग्राम्स ऑफ गोल्ड, ठीक है। तो जितना 0.5 ग्राम्स ऑफ गोल्ड की वैल्यू रहेगी हमने माना वो 1 रुपी के बराबर है। अब हम कह रहे हैं विद द पासेज ऑफ टाइम गोल्ड एक प्रेशियस कमोडिटी बन गया, तो उसकी वैल्यू मार्केट वैल्यू किसकी, रुपी की नहीं, गोल्ड की, चेंज होएगी। तो आज के टाइम में अगर मैं बोलूँ, आज के में नहीं, कुछ सालों बाद 0.5 ग्राम्स ऑफ गोल्ड बन गया 10 रुपए के बराबर, तो क्या हम कह सकते हैं 1 रुपी इज इक्वल टू 0.5 ग्राम्स ऑफ गोल्ड? नहीं ना, क्योंकि 0.5 ग्राम गोल्ड मैंने कितने रुपए के बदले बेचा, 10 रुपए के बदले, और हम कह रहे हैं 1 रुपी इज इक्वल टू 0.5 ग्राम्स ऑफ गोल्ड। तो ये जस्टिफाइबल नहीं है, इसलिए हमें इस एक्सचेंज सिस्टम को चेंज करना पड़ा विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब गोल्ड एक प्रेशियस कमोडिटी बन गया। तो हमारे पास दूसरा आया, ठीक है, इसी गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में या फिक्स स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में हमारे पास दूसरा सिस्टम आया, दैट इज नॉन एज ब्रेटन वुड्स या फिर एडजस्टेबल। इसको हम एडजस्टेबल नाम से ही पता है क्योंकि एडजस्ट हो सकता था, ठीक है, दैट वाज एडजस्टेबल सिस्टम, क्लियर। इसमें क्या किया गया, इसमें हम करते थे सभी कंट्री की करेंसी की वैल्यू गोल्ड में फिक्स नहीं की जाती थी, किसी एक करेंसी को स्टैंडर्ड करेंसी मान लिया जाता था, ठीक है। दैट मीन्स किसी भी एक करेंसी को स्टैंडर्ड करेंसी का स्टेटस दे दिया गया कि दैट विल बी कॉल्ड और दैट विल बी यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड करेंसी थ्रू आउट द वर्ल्ड। और वो करेंसी होगी जिसकी इकोनॉमी ज्यादा, मीन्स सभी इकोनॉमी से स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी और स्टेबल इकोनॉमी होगी। स्ट्रॉन्ग को अगर छोड़ भी दे तो बेस माना गया एक स्टेबल, जिस इकोनॉमी में फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा नहीं आते होंगे, फ्लक्चुएशंस इन द सेंस इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी कंडीशंस बहुत ज़्यादा नहीं आई होंगी, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं की गई होंगी पिछले कुछ सालों में। वो कंट्री या वो इकोनॉमी जो स्टेबल रही, जिसमें इन्फ्लेशन और डिफ्लेशनरी कंडीशंस बहुत ज़्यादा नहीं आई, ठीक है। और अपार्ट फ्रॉम दैट वो एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी भी हो, जिसके बेस पे दूसरी इकोनॉमी चल सकें, ठीक है, या अपनी पॉलिसीज उसको देख के बना सकें, ठीक है। सो ऐसी इकोनॉमी यूएसए का, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो उसकी करेंसी को एक स्टैंडर्ड करेंसी मान लिया गया। सबने एक्सेप्ट भी किया कि हम यूएस डॉलर को एक स्टैंडर्ड करेंसी मानते हैं, ठीक है, क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी थी एंड मोस्ट स्टेबल इकोनॉमी थी पिछले कुछ सालों में। स्टेबल कैसे देखा गया कि जब इसको डिसाइड किया गया तो पिछले कुछ सालों के एक्सपीरियंसेस देखे गए कि
क्या पिछले कुछ सालों में इस इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव तो नहीं आए, फ्लक्चुएशंस तो नहीं आए, ठीक है। अगर ऐसा रहा होगा तो इस इकोनॉमी को हम नहीं कह सकते कि फ्यूचर में भी ये एक स्ट्रॉन्ग या स्टेबल इकोनॉमी रहेगी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको ऐसा देखा गया कि एक स्टेबल इकोनॉमी रही है तो इसकी करेंसी भी स्ट्रॉन्ग है बाकियों के मुकाबले, तो इसको हम एक स्टैंडर्ड करेंसी मान लेते हैं। उस स्टैंडर्ड करेंसी को ही या उस स्टैंडर्ड करेंसी की वैल्यू ही गोल्ड में फिक्स की जाती थी, बाकी करेंसीज को हम गोल्ड के इक्विवेलेंट नहीं मानते थे, ठीक है। सो इसमें क्या किया गया, इन ब्रेटन वुड्स सिस्टम अ स्टैंडर्ड करेंसी वाज इवॉल्व्ड। हर कंट्री की करेंसीज के मुकाबले एक स्टैंडर्ड करेंसी इवॉल्व की गई या डेवलप की गई, और वो कंट्री कौन सी होगी या वो करेंसी कौन सी होगी, द कंट्री और द इकोनॉमी विच इज मोर स्टेबल देन द अदर्स, जो सभी इकोनॉमी से स्टेबल रही होगी। हमने क्या मान लिया, यूएस डॉलर, ठीक है। यूएस से एक स्टेबल इकोनॉमी, उसकी करेंसी यूएस डॉलर को एक स्टैंडर्ड करेंसी, ठीक है। सो एक स्टैंडर्ड करेंसी इवॉल्व हुई, वो क्या थी, यूएस डॉलर, ठीक है। यूएस डॉलर को एक स्टैंडर्ड करेंसी मान लिया गया। अब यूएस डॉलर की वैल्यू गोल्ड में फिक्स करेंगे हम, ठीक है। सो इस स्टैंडर्ड करेंसी की वैल्यू को ही गोल्ड में फिक्स, जैसे पहले करते थे वैसा ही किया गया, ओके। सो हमने क्या किया, $1 इज इक्वल टू सपोज 2 ग्राम्स ऑफ गोल्ड इक्वल टू 2 ग्राम्स ऑफ गोल्ड। तो डॉलर की वैल्यू हमने किसके इक्वल फिक्स कर दी है, गोल्ड के इक्विवेलेंट फिक्स कर ली, गोल्ड में फिक्स कर दी है, ठीक है। नाउ अब बाकी जो भी करेंसीज होंगी, बाकी जितनी भी करेंसीज होंगी उनको हम किस में मेजर करेंगे, उन करेंसीज को हम मेजर करेंगे डॉलर्स में, ठीक है। तो ऑल द करेंसीज और ऑल द रिमेनिंग करेंसीज ऑफ द वर्ल्ड आर मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ डॉलर, डॉलर में मेजर करेंगे, ठीक है। अब अगर मैं कहूँ कि 1 रुपी इज इक्वल टू $0.25, ठीक है। अगर 1 रुपी है किसके इक्वल, $0.25 के इक्वल है, तो 1 रुपी की गोल्ड वैल्यू निकाल सकते हैं हम, क्योंकि डॉलर्स में इसकी वैल्यू फिक्स कर दी। हमें पता है 1 रुपी इज इक्वल टू $0.25 और डॉलर्स क्या है, $1 इज इक्वल टू 2 ग्राम ऑफ गोल्ड, ठीक है। तो 1 रुपी अगर $0.25 के इक्वल है तो मैं बोलूँगा 1 रुपी इज इक्वल टू हाउ मच क्वांटिटी ऑफ गोल्ड, कैलकुलेट करेंगे कैसे, इसके बेस पे अगर $1 2 ग्राम्स ऑफ गोल्ड के इक्वल है तो $0.25 कितने गोल्ड के इक्वल होंगे, कितनी क्वांटिटी ऑफ गोल्ड के इक्वल होंगे, 2 ग्राम्स इंटू 0.25, भाई $1 इज इक्वल, यूनिटरी मेथड यूज करके निकाल लेंगे ना मैथ में, $1 इज इक्वल टू 2 ग्राम्स ऑफ गोल्ड, 0.25 ग्राम, तो 2/1 इंटू 0.25, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, कितना आएगा 0.25, ठीक है। तो दैट मीन्स 0.5 ग्राम्स ऑफ गोल्ड आ गई, किसकी वैल्यू, 1 रुपी की, पता चल गई हमें बाकी सभी करेंसीज की, ठीक है। तो बेसिकली इसने क्या यूज किया, एक स्टैंडर्ड करेंसी मान लो, ठीक है, किसी कंट्री, कौन सी कंट्री जो स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है, उस स्टैंडर्ड करेंसी की वैल्यू गोल्ड में फिक्स करो या मेजर करो, तो सभी कंट्रीज की करेंसी की गोल्ड में फिक्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक ही कंट्री की करेंसी को गोल्ड वैल्यू असाइन कर दो और बाकी सभी कंट्रीज की करेंसी उस करेंसी में मेजर करेंगे, तो सबकी गोल्ड वैल्यू मेजर की जा सकती है। इट इज क्वाइट इजी, हर कंट्री की करेंसी को अलग अलग गोल्ड वैल्यू असाइन करने के बजाय एक ही को कर दो और उसी के बेस पे सबकी निकाल लो, जैसे हमने रुपी की निकाल ली, असाइन करने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। तो हमने रुपी की गोल्ड वैल्यू इसी तरीके से यूरो की निकाल लेंगे, पाउंड की निकाल लेंगे, ठीक है, दिनार की, दिरहम की, जो भी अलग अलग करेंसी है, ठीक है, उनकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे, ओके। सो इट वाज, यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट, इसको एडजस्टेबल क्यों कहा गया, यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट, कुछ हद तक एडजस्टमेंट पॉसिबल थी, ठीक है। पैक्ड सिस्टम है या एडजस्टेबल सिस्टम है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ हद तक एडजस्टमेंट पॉसिबल थी, ठीक है। वो कौन सी एडजस्टमेंट थी, वो एडजस्टमेंट थी, हम कह रहे हैं कि जब गोल्ड की वैल्यू अगर चेंज होगी तो हमें सिर्फ किसको चेंज करना है, एक ही को चेंज करना पड़ेगा ना, एक ही करेंसी को। सब पिछले में अगर चेंज होते थे तो सारी करेंसी की वैल्यू चेंज करनी पड़ती थी, इट वॉज क्वाइट डिफिकल्ट। यहाँ पे सिर्फ एक ही को चेंज करना है, ठीक है। सो ये थोड़ा इजी या कन्वीनियंट मेथड था, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ हद तक पॉसिबिलिटीज थी कि आप वैल्यू चेंज होने पे करेंसीज की जो एक्सचेंज रेट है वो चेंज की जा सकती है, क्योंकि एक ही करेंसी का कन्वर्जन हमने करना है गोल्ड में, सभी का नहीं करना है, ठीक है। तो इसको इसलिए एडजस्टेबल कहा गया।